हाल ही में रोहन की शादी निर्मला नाम की लड़की से हुई थी। निर्मला गांव की लड़की थी। रोहन के पिता और निर्मला के पिता दोनों बचपन के दोस्त थे। उन्होंने बचपन में ही एक दूसरे से वादा कर लिया था कि दोनों बच्चों के बड़े होते ही उनकी शादी करवा देंगे। इसलिए वादे के अनुसार रोहन के पिता निर्मला को अपनी बहू बनाकर घर ले आते हैं। निर्मला अपने साथ अपनी गाय भी लेकर आ जाती है और उसे घर के आंगन में बांध देती है। अरे ये क्या माँ, भाभी तो गाय भी लेकर आई हैं हमारे घर में। अभी घर में गाय बंधी देखकर आस पड़ोस के लोग तो हमारा मजाक उड़ाएंगे ना। हाँ बेटा, तू ठीक कहती है, लेकिन क्या करूँ मैं। तू तो जानती है तेरे पिता किसी की नहीं सुनते हैं। अरे ये क्या निर्मला, तुम अपने साथ गाय क्यों लेकर आई हो? आपके शहर में पैकेट वाला मिलावटी दूध मिलता है ना, लेकिन मुझे तो रोज ताजा दूध पीने की आदत है। गाय लाकर मैंने ना बहुत अच्छा किया है। अब हम सब रोज ना गाय का ताजा ताजा दूध पियेंगे। अरे ये सब तो ठीक है, लेकिन तुम ध्यान रखना कि तुम्हारी गाय की वजह से आस पड़ोस के लोगों को कोई तकलीफ ना हो। हाँ हाँ, मैं सब देख लूँगी, आप चिंता ना करें। कुछ दिन बीत जाते हैं। फिर एक दिन, चल बहू, आज हमें बाजार से सब्जी खरीदने जाना है। उसके बाद सुनीता निर्मला को बाजार में ले जाती है। सब्जी के महंगे दाम देखकर निर्मला के तो होश उड़ जाते हैं। ये क्या माँ जी, 1000 रुपये की सब्जी, ये तो बहुत ही ज़्यादा है। अब क्या करे बहू, शहर का तो यही हाल है। ना ना ना, मैं इस तरह पैसों की बर्बादी बर्दाश्त नहीं कर सकती। अब से ना हम इस बाजार से सब्जी नहीं खरीदेंगे। यहाँ फिर अगले दिन निर्मला घर के आंगन की मिट्टी खोद कर वहाँ तरह तरह की सब्जियाँ लगा देती है। अरे काव्या, तेरी भाभी तो बहुत अजीब है। उसने तेरे पूरे आंगन को खेत बना कर रख दिया। मेरी समझ में नहीं आता तुम लोग इस लड़की को कहाँ से पकड़ कर लाए हो। अरे सब मेरे पिताजी का किया धरा है। सालों पहले अपने दोस्त से किए वादे के चलते उन्होंने उस गवार को हमारे गले बांध दिया। अरे तेरी भाभी सच में एक नंबर की गवार है। उसे तो ढंग के कपड़े पहनने तक नहीं आते, ऊपर से उसने तेरे घर को गांव का तबेला बना कर रख दिया है। उन औरतों की बातें सुनकर काव्या को बहुत बुरा लगता है। फिर वो अपने भाई रोहन से इस बात की शिकायत करने लगती है। रोहन निर्मला को समझाने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन निर्मला के आगे उसकी एक नहीं चलती। फिर एक दिन रोहन निर्मला को एक शादी में ले जाता है। सभी मेहमान खाना खाने में व्यस्त थे। उधर रोहन भी अपने दोस्तों से गप्पे लड़ाने लगता है। तभी निर्मला तंदूरी चिकन के स्टॉल से ढेर सारे लेग पीस उठाकर अपने पर्स में डालना शुरू कर देती है। घर जाने के बाद इसे फ्रिज में रख दूंगी और कल सुबह मैं चीज़ सिखाऊंगी। फिर खाना खाने के बाद दोनों पति पत्नी वहाँ से जाने लगते हैं, लेकिन तभी दुल्हन का भाई उन्हें रोक लेता है। अरे ये सब क्या है? मैंने यहाँ खाना खाने के लिए सबको बुलाया था, खाना चोरी करने के लिए नहीं। तुमने पर्स में जो चिकन के लेग पीस छुपा रखे ना, चलो बाहर निकालो उन्हें। दुल्हन का भाई फौरन निर्मला से पर्स छीनकर सारे लेग पीस बाहर निकाल लेता है। मैंने इतना खर्चा करके खाने पीने का इंतज़ाम किया है और तुम हो कि यहाँ से खाना चोरी करके ले जा रही हो? शर्म आनी चाहिए तुम्हें। वहाँ मौजूद सभी लोग निर्मला को भला बुरा कहने लगते हैं। अपनी बेइज्जती होते देख रोहन दुल्हन के भाई से माफ़ी मांगकर निर्मला को घर ले आता है। निर्मला, आज तुमने सबके सामने मेरी नाक कटवा दी। आखिर तुम्हें चिकन के पीस चुराने की ज़रूरत क्या थी? मुझे माफ़ कर दीजिए रोहन जी। दरअसल ना, हमारे गांव में जब भी शादी होती थी तब मैं और मेरी सहेलियाँ इसी तरह शादी से ढेर सारा खाना लेकर आते थे। मुझे नहीं पता था कि मेरी इस गलती से आपकी इतनी बेइज्जती हो जाएगी। मुझे माफ़ कर दीजिए, आज के बाद ऐसी गलती कभी ना करेंगे। इतना कहकर निर्मला रोने लगती है। निर्मला को रोते देख रोहन का दिल पिघल जाता है और उसे माफ़ करके गले लगा लेता है। इस तरह कुछ दिन बीत जाते हैं। फिर एक दिन रोहन उदास होकर घर लौटता है। रोहन के कपड़े बुरी तरह फटे हुए थे। अरे बेटा, ये सब क्या है? किसी के साथ मारा पीटी हो गई है क्या? नहीं माँ, आज हमारी ज़िंदगी का सबसे बुरा दिन है। म्यूनसिपालिटी वालों ने हमारी दुकान तोड़ दी। आज से हमारी आमदनी पूरी तरह बंद हो गई। हे भगवान, हमने तो किस्त पर ढेर सारा सामान ले रखा है। अब हम सारे सामान की किस्त कैसे चुकाएंगे? मेरी तो सोचने समझने की शक्ति ही खत्म हो गई। पता नहीं आगे हमें और कितनी मुसीबत झेलनी पड़ेगी। आप सबको ना चिंता करने की ज़रूरत ना है, मैं सब ठीक कर दूंगी। तो कहना क्या चाहती है बहू?
हम ना बोल कर नहीं बल्कि करके दिखाएंगे। हाँ। उसके बाद निर्मला अपने पिता को फ़ोन करके गांव से 5 गाय मंगवा लेती है और फिर अगले दिन निर्मला सभी गायों का दूध निकाल कर बड़े बर्तन में भर लेती है। तुम ये सब क्या कर रही हो निर्मला? मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। हम ना इन गायों का दूध बेचने जा रहे हैं, उसके बाद हमारे पैसों की समस्या खत्म हो जाएगी। हे भगवान, बस यही दिन देखना बाकी रह गया था। भाभी दूध वाली बनकर दूध बेचेंगी तो मोहल्ले में इज्जत क्या रहेगी हमारी? सभी लोग हमें तरह तरह की ताने मारेंगे। आप ना ऐसी बेकार की बातें ना करो काव्या जी। जब जेब का पैसा और पेट की रोटी छिन जाती है तो इंसान पहले अपने और अपने परिवार के बारे में सोचता है। और वैसे भी जिस काम से हमारा घर चले उसकी कभी ना बुराई नहीं करनी चाहिए। फिर निर्मला दूध के 2 बड़े बर्तन साइकिल के दोनों तरफ लटकाकर मोहल्ले में घूमने लगती है। दूध ले लो, दूध, गाय का ताजा ताजा दूध ले लो, बिना मिलावट का शुद्ध दूध ले लो। चलो चलो आओ भाई, जल्दी ले लो। तभी निर्मला के पास कुछ औरतें आती हैं। अरे तुम तो सुनीता की बहू हो ना, तुम इस तरह सड़क पर दूध क्यों बेच रही हो? निर्मला उन दोनों औरतों को अपने घर के हालातों के बारे में सब बता देती है। देखिए, मैंने ना अभी अभी गाय का ताजा दूध निकाला है। आप सब तो रोज पैकेट का दूध पीती हो, आज गाय का ताजा दूध पी कर देखिए, इसकी ना बात ही कुछ और है। हाँ बहू, मुझे तुम्हारी बात समझ में आ गई। लाओ, मुझे 2 लीटर दूध दे दो। उस औरत की देखा देखी बाकी औरतें भी निर्मला से दूध खरीदना शुरू कर देती है। थोड़ी ही देर में निर्मला सारा दूध बेचकर ढेर सारे पैसे इकट्ठे कर लेती है। उसके बाद निर्मला घर जाकर सारे पैसे अपनी सास को पकड़ा देती है। अरे बहू, इतने सारे पैसे! सच में तेरा आइडिया तो काम कर गया। अरे माँ जी, आप तो बस देखती जाइए, कुछ ही दिनों में मैं अपने घर की सारी समस्या खत्म कर दूंगी। हाँ। फिर अगले दिन से निर्मला गायों के गोबर से ढेर सारे उपले तैयार करके बेचना शुरू कर देती है। निर्मला को पैसे कमाते देख रोहन के अंदर भी हिम्मत आ जाती है और वो भी दूध बेचने का फैसला करता है। निर्मला के कहने पर उसके पिताजी कुछ और गायों का बंदोबस्त कर देते हैं। इस तरह दोनों पति पत्नी मिलकर दूध बेचना शुरू कर देते हैं। कुछ ही महीनों में उनका दूध का व्यापार खूब फल फूल जाता है। इसके चलते रोहन एक बड़ी दूध की डेयरी भी खोल लेता है। पिताजी, जब आपने निर्मला से मेरी शादी करवाई थी तब मैं मन ही मन आपको कोसा करता था, लेकिन आज मेरी समझ में आया कि आपका फैसला बिल्कुल सही था। आज अगर निर्मला ना होती तो पता नहीं हमारा क्या हाल होता। हाँ बेटा, तू ठीक कहता है। हमारी बहू ने तो हमें उजड़ने से बचा लिया। भगवान ऐसी बहू सबको दे। इस तरह निर्मला की समझदारी के चलते सब कुछ ठीक हो जाता है और वो सभी हंसी खुशी अपना जीवन जीने लगते हैं। ये बहू अंधी सास। एक परिवार में 5 लोग थे। ओम प्रकाश, उनकी पत्नी सुमित्रा, बहू भावना, बेटा राहुल और एक थी उनकी बेटी प्रियंका। वैसे तो ओम प्रकाश और सुमित्रा के घर में सब कुछ ठीक ठाक था, लेकिन सुमित्रा की एक आदत थी। घर में कुछ भी गलत या सही हो तो वो किसी से कुछ नहीं कहती। और भावना स्वभाव की इतनी सीधी सादी थी कि अगर कोई उसके साथ गलत भी करता तो भी वो उसे कुछ नहीं कह पाती। इसी के चलते प्रियंका और राहुल घर में मनमानी चलाते रहते, क्योंकि घर को संभालने वाली औरतें इस तरह से रहती थी जैसे वो गूंगी और अंधी हो। माँ, मैं अपनी सहेलियों के साथ पिकनिक पर जा रही हूँ। ठीक है बेटा, चली जाओ। और मुझे आने में रात हो जाएगी, देर से ही आऊंगी मैं। अच्छा, कोई बात नहीं बेटा। अरे भावना, तुमको एक बार में समझ में नहीं आता क्या? नाश्ते में फिर से पराठे बना के रख दिए। कितनी बार तुमसे कहा है कि मेरे लिए ढंग का नाश्ता बनाया करो। ठीक है जी, आगे से ध्यान रखूंगी। अरे ये बहू से किस तरह से बात कर रहे हो तुम राहुल? अरे तो और क्या करूं पापा, इसको कहीं बात एक बार में समझ में ही नहीं आती। सुमित्रा, तुम अपने बेटे को समझाती क्यों नहीं? बहू से बात करने का ये क्या तरीका है? अरे जिसकी जैसी मर्जी आए करो, मुझे क्या। भावना बेटा, तुम भी तो कभी कुछ कहा करो। इस तरह क्यों सबकी बातें सुनती रहती हो? कोई बात नहीं पापा जी, सब ठीक है। रात को काफी देर तक प्रियंका घर नहीं आती और जब वापस लौट कर आती है तो एक लड़की के साथ बाइक पर बैठकर। सुमित्रा और भावना दोनों ही प्रियंका को लड़की के साथ देख लेते हैं।
आज तो जोर से डांट पड़ने वाली है, लेकिन मैं डर क्यों रही हूँ? माँ तो सब कुछ देखकर भी अंधी बनी रहती है। और रही बात भाभी की, वो किसी को कुछ नहीं बताने वाली। कहने को भगवान ने आवाज़ दी है, लेकिन गूंगी है गूंगी। अरे प्रियंका बेटा, इतनी रात को कॉलेज से लौट कर आ रही हो? कहाँ गई थी तुम? पापा वो सहेली के घर पर थी, पढ़ाई करने के लिए रुक गई थी। अच्छा ठीक है, जाओ अपने कमरे में जाओ और सो जाओ। सुमित्रा ने अपनी बेटी को एक लड़की के साथ इतनी रात को आते देखकर भी उससे कुछ नहीं कहा और भावना ने भी इस बारे में किसी से कोई बात नहीं की। कुछ दिनों के बाद मामा जी का फोन आया था। उन्होंने प्रियंका के लिए कोई रिश्ता ढूंढा है। लड़के वाले उसे देखने आ रहे हैं। अरे मुझे नहीं करनी शादी वादी, किसी लड़की को बुलाने की कोई जरूरत नहीं है। ये तुम क्या कर रही हो प्रियंका बेटा? तुम्हारी शादी की उम्र हो चली है और तुम्हारे मामा जी ने बहुत अच्छा रिश्ता बताया है। पापा अब जिद क्यों कर रहे हैं? और आप क्यों मेरी मर्जी के खिलाफ शादी कराना चाहते हैं? अरे माँ, इसको समझाइए ना। आपकी बेटी, आप तो बस चुपचाप सब कुछ होते हुए भी देखती रहती हैं। अरे तो क्या कहूँ, और मेरे कहने से क्या हो जाएगा? वैसे भी गलत क्या हो रहा है, सब कुछ सही तो है। भावना बहू, देखो तो प्रियंका हमारी बात नहीं समझेगी, लेकिन वो तुम्हारी हम उम्र है। क्या पता तुम्हारे कहने से उसे कुछ समझ में आ जाए। नहीं पापा जी, मेरे कहने से कुछ नहीं होगा। मैं प्रियंका को कैसे समझा सकती हूँ? वो ननद है मेरी, कहीं मेरी किसी बात का बुरा मान गई तो? सुमित्रा और भावना में से कोई भी प्रियंका को कुछ नहीं समझाता। इस बात से राहुल और ओम प्रकाश जी दोनों ही परेशान हो जाते हैं। और फिर जब लड़का प्रियंका को देखने के लिए आता है, मुझे आपकी बेटी बहुत पसंद है, मैं उसके साथ शादी करने के लिए तैयार हूँ। देखो, मुझे तुमसे शादी नहीं करनी, और ये बात जितनी जल्दी समझ में आ जाए अच्छा रहेगा। अरे तो फिर आप लोगों ने मुझे यहाँ बुलाया ही क्यों? माफ कर दो बेटा, वो हमारी बेटी जरा गुस्से में है। हम उसे समझाने की कोशिश करते हैं। हाँ देखिए, आप नाराज मत होइए, वो तो उसने बस ऐसे ही कह दिया होगा। अरे कोई ऐसे ही कुछ कहता है क्या? और ये आपकी पत्नी और माँ, ये दोनों इस तरह चुपचाप क्यों बैठे हैं, जैसे इस घर के मेंबर ही ना हो? आपके घर में सब कुछ ठीक तो है ना? अरे सब कुछ ठीक है बेटा। सुमित्रा, समझाओ ना अपनी बेटी को। अरे क्या समझाऊं, क्या होगा समझाने से? सब ठीक ही तो हो रहा है, गलत क्या हो रहा है? भावना, प्रियंका को अंदर लेकर जाओ और उससे समझाओ कि कितना अच्छा रिश्ता है। इतना अच्छा लड़का है, इस तरह से बिहेव ना करे। नहीं जी, मैं किसी से कुछ नहीं कह सकती जी। अरे अजीब परिवार है, मुझे तो यहाँ से निकलना पड़ेगा। इस तरह से तो आपकी बेटी की शादी किसी से नहीं हो सकती। जिसके घर की औरतें गूंगी और अंधी बनकर बैठ जाए, उस घर का कुछ नहीं हो सकता। ओम प्रकाश और राहुल सुमित्रा और भावना की हरकतों की वजह से बहुत परेशान हो जाते हैं। एक दिन वो दोनों आपस में बात करते हैं। पापा, समझ में नहीं आता कि भावना और माँ को कैसे समझाया जाए। सही कहते हो बेटा, तुम और मैं काम के सिलसिले में सारा दिन घर के बाहर रहते हैं, और घर की दोनों औरतें हैं जिन्हें सारा घर संभालना चाहिए, गूंगी और अंधी बनकर बैठी हैं। पापा आप ही बताइए, इसका क्या उपाय है? मेरी तो कुछ समझ में नहीं आता बेटा, लेकिन हमें कुछ तो करना पड़ेगा, क्योंकि इन सब की वजह से प्रियंका बहुत ज्यादा बिगड़ती जा रही है। तुमने देखा उसे किस तरह से बिहेव किया था। अरे लेकिन पापा, हम करेंगे क्या? हमें एक नाटक करना होगा। कुछ दिनों के लिए हम भी गूंगे और बहरे बन जाते हैं, उसके बाद इन दोनों औरतों को अकल आएगी। हाँ पापा, शायद आपकी बात ठीक है। हम दोनों हर बार बात को संभाल लेते हैं और इसी वजह से माँ और भावना कुछ भी करने की कोशिश ही नहीं करते। और फिर अगले दिन, भावना, नाश्ते में क्या बनाया है? जी पराठे बनाए हैं। मेरे लिए पोहा बना दो। अच्छा जी ठीक है, अभी बना देती हूँ जी। बहू, नाश्ते में क्या बनाया है? पापा जी, पराठे हैं और पोहे बन रहे हैं। अरे बहू, मुझे तो उपमा खाने का मन था, मेरे लिए उपमा बना दो। ठीक है पापा जी, अभी बना देती हूँ। भाभी जल्दी से ज़रा मेरा कॉलेज का टिफ़िन तो पैक कर देना। और सुनो, मुझे ना भिंडी की सब्जी खाने का मन है। सुमित्रा चुपचाप बैठी बैठी सब कुछ देख रही थी। उसने किसी से कुछ भी नहीं कहा और ये देखकर भावना को मन ही मन गुस्सा आ रहा था।
लेकिन वो किसी से कुछ नहीं कह रही थी। उसे लग रहा था कि ओम प्रकाश जी जो हमेशा उसकी साइड लेते थे वो भी आज चुपचाप बैठे हुए थे। शाम के वक्त प्रियंका अपने बहुत सारे दोस्तों को लेकर घर आती है और उधर दूसरी तरफ से राहुल भी अपने ऑफिस के दोस्तों को लेकर घर आ जाता है। प्रियंका अपने कमरे में तेज म्यूजिक चलाकर डांस करती है और राहुल अपने दोस्तों के साथ बैठकर जोर जोर से हंस रहा था। प्रियंका और राहुल मिलकर पूरे घर को अस्त व्यस्त कर देते हैं, लेकिन भावना उनसे कोई शिकायत नहीं करती और सुमित्रा जी भी चुपचाप बैठी रहती है। लेकिन भावना और सुमित्रा के अंदर का गुस्सा धीरे धीरे बढ़ रहा था। फिर रात को ओम प्रकाश और राहुल एक दूसरे से बातें करते हैं। पापा, हमने इतना कुछ किया फिर भी भावना कुछ बोलती ही नहीं और माँ भी कुछ गलत करने से किसी को रोकती ही नहीं। तुम चिंता मत करो बेटा, इन दोनों के अंदर का गुस्सा भर रहा है और बहुत जल्दी बाहर आने वाला है। अगले दिन, अरे बहू, ये कपड़े धुले हैं या गंदे हैं? पापा जी कपड़े तो मैंने धोकर ही आपकी अलमारी में रखे थे। मुझे तो साफ नहीं लग रहा, एक बार और धो देना। प्रियंका, मैं सोच रहा था कि तुम्हें उस लड़के से शादी नहीं करनी है ना, मत करो। एक काम करो, वैसे भी क्या रखा है शादी वादी में, तुम्हें जो लड़का पसंद है उसके साथ जाकर कोर्ट मैरिज कर लो। इस बार ओम प्रकाश और राहुल की बात सुनकर भावना और सुमित्रा के अंदर का गुस्सा जाग उठता है। मैं किसी से कुछ कहती नहीं जी, इसका मतलब ये है कि आप लोग मुझे परेशान करते ही रहेंगे। कल चार बार मुझसे नाश्ता बनवाया, आज पापा जी मुझसे धुले हुए कपड़ों को बार बार धुलवा रहे हैं। अरे मैं इंसान हूँ जी, कोई मशीन नहीं हूँ। तुम दोनों ने मिलकर इस घर की कैसी हालत बना दी है और अपनी बहन को भागकर शादी करने के लिए कह रहे हो। तुम भाई हो या दुश्मन? ओम प्रकाश और राहुल जोर जोर से हंसने लगते हैं। अरे इसमें हंसने की क्या बात है? हम लोग यहाँ इतने परेशान हो रहे हैं जी, तुम लोगों को ऐसी हरकत करने के बाद भी हंसी आ रही है। ये क्या कर रहे हैं जी आप दोनों? यही तो हम चाहते थे कि सुमित्रा तुम अंधी होकर ना बैठी रहो। घर में कुछ भी गलत हो तो उसे रोकने की कोशिश करो। और भावना, तुम अपने साथ हो रहे गलत व्यवहार पर भी कभी मुंह नहीं खोलती। ये सही बात नहीं है। मैं चाहता था कि तुम्हारी भी जुबान खुले, तुम गलत बात का विरोध करो। गूंगी बहू और अंधी सास की ये जोड़ी इस घर में अब नहीं चलेगी। गाँव की सास चली बहू के ऑफिस। शादी के बाद लाली माँ को दफ्तर जाए अभी 10 दिन भी नहीं हुए और सासू माँ को उसका दफ्तर जाना खटकने लगा। आते जाते वो उसे सुनाती ही रहती है। आ गई महारानी, आपकी सेवा में क्या लेकर आए? प्रणाम सासू माँ, बस अभी खाना तैयार करती हूँ, सब साथ में खाना खाएंगे। अरे इतना इंतजार तो करवा चौथ के व्रत में चांद भी नहीं करवाता जितना तुम करवाती हो। माँ जी, ऑफिस का काम बहुत ज़रूरी होता है। अरे तो वहीं बिस्तर तकिया ले जाओ ना, यहाँ क्यों आती हो? लाली माँ ये सब सुनने से बेहतर वहाँ से जाना समझती है। ऐसा नहीं है कि सास ने लाली माँ को पहले कभी प्यार से नहीं समझाया, बस लाली माँ ने सीधी बात पे कभी ध्यान ही नहीं दिया। तो सास ने सोचा जो प्यार भरे गाने से नहीं होगा वो टेढ़ी बात और ताने से ज़रूर होगा। ऐसा क्या करती है? बस यस सर ही तो करना होता है ना। पास के गांव तक बढ़िया बस से जाओ, फिर दफ्तर में जाकर बैठ जाओ और बस घर के काम से बच जाओ। अब मैं भी जाऊंगी कल से दफ्तर। अरे इतना भी आसान नहीं है, मैं भी तो दफ्तर जाता था। तुम्ही से तो पता चला है ये सब। अरे कभी नौकरी करके देखती तो पता चलता। अच्छी बात निकल गई आपके मुंह से, अब करके भी दिखा दूंगी, और वो भी बहू के दफ्तर में ही। नौकरी भी करके दिखाऊंगी और घर के काम भी। बहू को पता चल जाता है कि सास क्या करने वाली है, लेकिन वो ऐसा नाटक करती है जैसे उसे कुछ भी पता ना हो। 2 दिन बाद ऑफिस जाने के टाइम सास भी तैयार खड़ी है। अब कहीं जा रही हैं क्या सासू माँ आप? हाँ, आज से मैं भी तेरे साथ तेरे दफ्तर आऊंगी और तेरी तरह टाइम पास करूंगी। दोनों ऑफिस की बस से ऑफिस पहुंच जाती हैं। गेट पर गार्ड खड़ा हुआ है और हमेशा की तरह लाली माँ स्माइल के साथ गुड मॉर्निंग बोलती है। गुड मॉर्निंग गार्ड भैया। गुड मॉर्निंग लाली माँ जी, ये आपके साथ है?
अरे प्रणाम चौकीदार जी, कुछ खाया करो। इतना दुबले पतले होकर चौकीदारी क्या खाक करोगे? माँ जी, गार्ड ही बोल लीजिए। अरे गार्ड माने भगवान होता है, आती है अंग्रेजी हमें। काहे बनाए हम तुम्हें अपना भगवान, आए बड़े। लाली माँ सासू माँ को अपने बॉस के कैबिन तक ले जाती है और मिलने को कहकर वहाँ से चली जाती है। जी, आपकी तारीफ। अरे पूरा मोहल्ला करता है, यहाँ किसी से भी पूछ लीजिए ना। अब मेरा मतलब है आपको लोग कैसे जानते हैं? लाली माँ की सासू माँ। मेरा मतलब था कि आपका नाम क्या है? हैं? सिमरन देवी। अरे वाह, बहुत मॉडर्न नाम है। ऑफिस का नाम है, घर का नाम तो है मालती बाई। अच्छा अच्छा। लालिमा, इनकी जगह दिखा दो। हैं? ये मुझे अपनी जगह दिखाएगी? ये बहू है मेरी, इसकी ये हिम्मत। अरे मेरा मतलब है कि ये आपको बता दे कि आपको कहाँ बैठना है। चलो मैं ही आपको बता देता हूँ। लालिमा, तुम अपना काम करो। अरे कोई काम नहीं करती ये, घर पे भी नहीं करती, यहाँ क्या खाक करेगी? लाली माँ बॉस का लिहाज रखते हुए कुछ नहीं बोलती। बॉस खुद ही सासू माँ को एक डेस्क तक लेकर जाते हैं। देखिए, आपको यहाँ बैठना है। अरे ये घूमने वाली कुर्सी पर नहीं नहीं, मैं नहीं बैठूंगी, चक्कर आ जाएंगी। चकोटा या आसन लगवा दीजिए, आराम से बैठूंगी जमीन पर। जमीन से जुड़ी हुई हूँ मैं बहुत ही। हाँ देखिए, आपको यहीं बैठना पड़ेगा। आपको क्या लगता है, क्या ये आपका घर है? नहीं तो आप भी ना बहुत भोले हैं। मेरा घर तो गांव में है, ये तो आपका ऑफिस है। अरे ऐसी चीजें मत भूला करो, और चोमू बना देंगे किसी दिन। बैठ जाइए और मुझे सारे ज़रूरी मेल भेज दीजिए। ये रहा कंप्यूटर। अरे कंप्यूटर की क्या जरूरत है, मेल तो हाथ से निकलेगा ना। ला एक पत्थर, ला हाथ घिस दूं। क्या हाथ का मेल? तभी सिचुएशन को संभालने के लिए बहू आ जाती है। अच्छा ये छोड़िए, आप वहाँ पेंट्री से कॉफ़ी ले आइए अपने लिए। अरे इतना तो मुझे भी पता है कि कंप्यूटर पे लिखने का काम हो जाता है, फिर कॉपी क्यों मंगवा रही हो? अरे माँ जी, कॉफ़ी, पीने वाली कॉफ़ी। तू मुझसे काम करवाएगी? तेरी सास हूँ मैं। मेरी भी तो सुन लो कोई, आपका बॉस हूँ मैं। हाँ हाँ सुनाओ ना। क्या सुनाऊँ? अरे बेटा तुम बॉस हो, जो मन करे सुना देना, बस गाना मत सुनाना। अगर तुम अच्छा नहीं गाओगे ना तो मेरा मूड ऑफ हो जाएगा। अरे यार, अच्छा एक काम करते हैं, आपको क्या क्या आता है? ठंडा खा लूँ तो नाक आती है, तीखा खा लूँ तो हिचकी, और ज़्यादा खाना खा लूँ तो यह हम बता नहीं सकती मैं। अरे मेरा मतलब था कि काम में क्या क्या आता है? बहू बहुत काम आती है, पति भी काम आते हैं, बेटा भी। देखो काम तो अपने ही आते हैं ना, जैसे भी हो। हे भगवान, क्या करूं माँ जी आपका? अरे बेटा मेरा ना कोई कुछ नहीं कर सकता, मेरा मंगल बहुत मजबूत है। हाँ अच्छा, मंगल से याद आया, बताओ कितने ग्रह हैं सूर्यमंडल में? मंगल, शनि, पृथ्वी, और बताओ। और सब बढ़िया, तुम बताओ बेटा। बॉस वहाँ से परेशान होकर चले जाते हैं। लंच के बाद कॉन्फ्रेंस हॉल में एक मीटिंग हो रही है जिसमें कई सारे लोग हैं। किसी को कोई आइडिया भी है कि क्या हो रहा है? हाँ हाँ, वो चौकीदार काम छोड़ के बिल्ली के साथ खेल रहा है। वो सुकड़ी मैम ना दिन भर से बगल वाले लड़के से खुसुर पुसुर कर रही है, और आपके कैबिन से आवाज आ रही है जिसमें आपको कोई गाली बक। बस बस, वो मेरे हेड है। मेरा मतलब था कि मार्केट में क्या हो रहा है। बाहर तो हल्की धूप निकली हुई है, ट्रैफिक वैसे बहुत ज्यादा है। आपको कहीं जाना तो नहीं ना, शाम को ही निकलना। हाँ
अम्मा जी थोड़ी देर चुप रहिए, हम काम की बात कर रहे हैं। ओके बेटा, बूढ़े लोगों की सुनता ही कौन है भला इस जमाने में। तू भी चुप कर ले, जिस दिन तू बूढ़ा होगा ना पता चलेगा। माँ जी प्लीज। ठीक है, देखो मुंह पे उंगली रख लेती हूँ बस। गाइस, कोई नया आइडिया लाना होगा। लास्ट मंथ हमारे प्रोडक्ट ने अच्छा परफॉर्म नहीं किया है मार्केट में। अब सॉरी सर। लालिमा, तुम कुछ प्रेजेंट करने वाली थी ना? लालिमा खड़ी होके अंग्रेजी में प्रेजेंटेशन देने लगती है। प्रेजेंटेशन के बाद तालियां बजती है। बहू सास के बगल में आकर बैठ जाती है। ये इतना सब तूने कब किया बहू? और अंग्रेजी तो पटर 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 बोल रही थी तू। रात को बर्तन साफ करके इसी में ही लगी रहती हूँ। रात को जाग के व्हाट्सएप नहीं चलाती रहती हूँ माँ जी। ऑफिस खत्म होते होते बॉस लालिमा और सासू माँ को कैबिन में बुलाते हैं। वेल डन लालिमा, गुड जॉब। नीलिमा की सासू माँ जी, आपकी बहू बहुत टैलेंटेड है, पूरी मेहनत से काम करती हैं। सो तो है। कैसा लगा हमारा ऑफिस आपको सासू माँ? ऑफिस तो अच्छा है, पर मुझे समझ नहीं आया। हम ऐसे बिना इंटरव्यू किसी को दफ्तर में काम नहीं करने देते, पर लालिमा के कहने पर हमने आपको इज्जत दी ताकि आप भी यहाँ आकर देख सके कि दफ्तर में टाइम पास नहीं बल्कि बाकी सब लोग काम करते हैं। आपको तो खुश होना चाहिए कि इतनी होनहार बहू मिली है आपको। घर और दफ्तर दोनों अच्छे से संभाल रही है। समझ गई। हाँ, अब सॉरी यहीं बोल दूं कि मेल डालना पड़ेगा? लालिमा, बॉस और सासू माँ तीनों हंसने लगते हैं और सासू माँ को बहू रानी के काम